हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ने वाले हैं। पिछले तीन वीडियो में हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आखिर हमारे इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर यानी कि जो खेती होती थी वो कैसे होती थी, उसका क्या हालत था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब। सो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था उसके कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इस तरीके के फीचर्स हैं जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला फीचर आ जाता है हमारा लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। मैंने लाइन छोड़ दिया। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर रिवील्ड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हाँ जी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो ये सारी चीज़ें शो करता था, उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, ये सारे फीचर्स थे उसके। और फिर क्या है हमारा पहला पॉइंट, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी था और जो प्रोडक्शन था इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर का वो काफ़ी कम था, लो था। ठीक है, सेंटेंस रीड करते हैं। प्रोडक्शन रिफर्स टू टोटल आउटपुट while productivity refers to output per hectare of land. Both production as well as productivity were found to be extremely low on the eve of independence, if arose on account of lack of means as well as incentive or on part of the cultivator, the peasants. ठीक है, तो जो प्रोडक्शन था वो रिफ़र करता था किससे, टोटल आउटपुट से, जो हमारा जितना हम लोग कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, जो भी धान चावल दाल हम लोग उगा रहे हैं वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है। फिर प्रोडक्टिविटी से क्या मतलब है यहाँ पर हमारा कि एक हेक्टेयर में हम लोग कितना उगा पा रहे हैं। ज़्यादा उगाएंगे अगर तो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिविटी, अगर कम उगाएंगे तो कम प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का तो आपको समझ आ गया। ठीक है, अब आगे क्या है हमारा, both production as well as productivity were found to be extremely low on the eve of independence. जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा जो प्रोडक्शन था और जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी। ठीक है, इफ arose on account of lack of means as well as incentive और part of the cultivator। तो जो अकाउंट रहता था हमारे जो पीजेंट्स वगैरह होते थे, जो कल्टीवेटर होते थे, उनके तरफ से क्योंकि उनके पास कुछ ढंग का था नहीं, है ना, कुछ पैसे नहीं थे उनके पास, कोई सामान ऐसा था नहीं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, पूरी तरह से बारिश पर डिपेंडेंट रहते थे। तो ये सारे काफ़ी सारे कारण थे, क्योंकि वो गरीब थे, है ना, इसलिए ज़्यादा खर्चा कर भी नहीं सकते थे। और इसी कारणों की वजह से जो हमारा इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा लो था। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, both production and productivity as well as productivity were found to be extremely low on the eve of independence, if arose on account of lack of means as well as incentive on part of the cultivators, the peasants। ठीक है, फिर अब आप टेबल 1 पर देखिए। टेबल 1 shows production and productivity levels in 1947 for wheat and rice compared with their levels in 2018 and 2019। ठीक है, टेबल 1 प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ wheat and rice, a comparison between the levels in 1947 and 2018-19। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा प्रोडक्टिविटी है 1947 का और 2018-19 का, और यहाँ पर क्रॉप है। तो वीट का जो प्रोडक्टिविटी लेवल है 1947 में वो 660 लाख टन किलोग्राम है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है पूरे देश के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। और एक हेक्टेयर की बात हो रही है, बट देन ऑल्सो पूरे देश में तो खेती नहीं होती थी ना, तो यहाँ पर 660 ग्राम है। और वहीं हमारा अगर 2018 और 19 में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 3408 है। ठीक है, और फिर हम मतलब प्रोडक्टिविटी, सॉरी मैंने प्रोडक्टिविटी को लाख टन कह दिया, यहाँ पर ये केजी पर हेक्टेयर है, मतलब कितना केजी, तो 660 केजी अगर आप धान उगा रहे हो पूरे क्या बोलते हैं एक हेक्टेयर में, तो ये काफ़ी कम है। ठीक है, फिर प्रोडक्शन की बात अगर की जाए तो 1947 में 64 लाख टन हमारा जो वीट हुआ था वो प्रोड्यूस हुआ था पूरे देश के लिए। फिर वहीं 2018-19 में 991 लाख टन किलोग्राम प्रोड्यूस हुआ है। तो यू कैन सी कि डिफरेंस कितना है, कितना ज़्यादा है। फिर हमारे राइस की बात की जाएगी तो 1947 में 665 केजी हमारा एक हेक्टेयर में राइस प्रोड्यूस हो रहा था,
2018-19 में 2665 किलोग्राम हो रहा था। फिर प्रोडक्शन अगर देखेंगे तो 1947 में 220 किलोग्राम हमारा राइस प्रोड्यूस हो रहा था, और वही 2018-19 में 1156 लाख टन हो रहा था। ठीक है। टेबल 1 shows the productivity of wheat was nearly 5.2 times lower in 1947 compared with its level in 2018-19. Productivity of rice was nearly 4 times lower in 1947 compared with its level in 2018-19. Likewise, level of output of wheat was nearly 15.5 times lower, and that of rice was nearly 5.3 times lower in 1947 compared with their levels in 2018-19. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल 1 पर क्या दिया है कि जो हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल है वो 5.2 टाइम्स कम है 1947 में कंपेयर टू 2018-19। अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ पर 5.2 टाइम्स कम है हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल 1947 में। वहीं अगर आप प्रोडक्टिविटी लेवल देखोगे राइस का, तो वो है हमारा 4 टाइम्स कम। ठीक है, 1947 में 4 टाइम्स कम है, और 2018 में ऑफकोर्स ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है। फिर हमारा अगर आप देखोगे वीट के बारे में, तो वीट में 15.5 टाइम्स कम है राइस से, और 5.3 टाइम्स कम है 1947 से। मतलब 1947 में 5.3 टाइम्स कम है हमारा वीट का प्रोडक्शन, और कंपेयर अगर आप करोगे 2018-19 से तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। High degree of uncertainty. Agriculture showed a high base of uncertainty in term of farm output because it was excessively dependent upon rainfall. Rainfall पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते थे, बिल्कुल भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी नहीं, पूरी तरह से रेनफॉल पर उनको डिपेंड रहना था। रेनफॉल के अलावा वो कुछ और एक्सेप्ट कर भी नहीं सकते थे, मतलब कितने दूर से लेकर आएंगे, नदी से भी लाना होगा तो। ठीक है। Good rainfall implied good output, while poor rainfall implied poor output. No effort was ever made under the British rule to develop permanent means of irrigation, as I said, including wells and canals. तो इरिगेशन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इरिगेशन वो होता है जिसमें कि हम लोग बारिश पर डिपेंडेंट नहीं रहते, किसी और सोर्स से हम लोग खेती करते हैं या कुछ भी करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो उसे हम इरिगेशन कहते हैं। अब आप वो कैसे करोगे, आप हो सकता है कि नदी से कैनाल बना दो, या फिर एक तालाब खोद दो, या एक कुआं खोद दो। ठीक है, या आप ऐसा ही कुछ कर सकते हो, या हैंडपम्प लगा दो। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारी क्या, इरिगेशन फैसिलिटीज़। और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ उस समय यूज़ नहीं करते थे, बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर पर कभी उतना ध्यान दिए ही नहीं। ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम ले आए, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है इस चैप्टर के, तो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस. Subsistence farming is a form of farming in which the crops are produced to provide for the basic needs of the family. अब ये subsistence क्या होता है, subsistence वो होता है जिसमें कि हम लोग इतना क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे बेसिक नीड्स को, हमारे फैमिली के बेसिक नीड्स को, हमारे परिवार, हमारे ख़ानदान के बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। ठीक है, तो जो फार्मिंग होता था उस समय वो कैसा रहता था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग रहता था, अपने लिए खाली प्रोड्यूस करते थे, बेचने के लिए नहीं करते थे। ठीक है, और इसीलिए देयर इज़ अ लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर सेल इन द मार्केट, इम्प्लाइंग अ लैक ऑफ कमर्शियल आउटलुक. अकॉर्डिंगली बैकवर्डनेस प्रिवेल्ड एंड पॉवर्टी डोमिनेटेड. तो अब अगर कोई किसान सिर्फ अपने लिए ही क्या खेती करेगा, धान उगाएगा, तो क्या बाकी लोग जो दूसरा काम कर रहे हैं उन लोग खाना नहीं खाएंगे, खाएंगे ही ना, और उनके लिए मार्केट में उतना गुड्स अवेलेबल रहेगा ही नहीं। और अगर अब ये अवेलेबल रहेगा ही नहीं तो जो भूख का कमी होता है वो तो ऑफकोर्स बढ़ेगा ना, जिसकी वजह से बैकवर्डनेस बढ़ेगा, पॉवर्टी भी बढ़ेगा। फिर आ जाता है हमारा गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। क्या समझ आ रहा है, गल्फ बिटवीन
ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। यहाँ पर गल्फ क्या है? गल्फ है लड़ाई। ओनर्स ऑफ द सॉइल कौन है? हमारे ज़मींदार। और टिलर्स ऑफ द सॉइल, टिलर्स ऑफ द सॉइल कौन है? फार्मर्स। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वॉज कैरेक्टराइज्ड by a gulf between owners of the soil on the one hand and tillers of the soil on the other। तो जो एग्रीकल्चर था ब्रिटिश राज में वो कैसा था? ब्रिटिशर्स के रूल में जो ब्रिटेन के लोग आकर अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारा जो गल्फ था बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल, मतलब कि हमारे ज़मींदार और हमारे खेती करने वाले किसानों के बीच में था, पीजेंट्स के बीच में था, फार्मर के बीच में था। ठीक है। वाइल द ओनर्स शेयर द आउटपुट दे सेल्डम हार्डली शेयर्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो हमारा जो ओनर रहता था वो क्या करता था? वो सिर्फ ज़मीन देता था और कोई बहुत कम, मतलब बहुत कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देता था, मतलब खेती करने के लिए पैसे देता था बहुत कम। ठीक है। और यही चीज़ें होती थी। दे वर मेरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ आउटपुट। The tillers of the soil were merely given enough for subsistence। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे किसान हैं वो क्या करते थे? बेसिकली वो अपने सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, अपने परिवार के लिए फार्मिंग करते थे और उनको देना रहता था कुछ पैसा। किसको? हमारे ज़मींदार्स को। तो ज़मींदार्स का सिंपल सा मीनिंग मोटिव क्या था कि हमको तो भैया पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमको ब्रिटिश को देना है और उसके बाद हमको जितना पैसा बचेगा वो सारा हम रखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली होता यही था कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता था, ज़्यादा पैसे, मतलब ज़्यादा फार्म प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं किए जाते थे, ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस नहीं किए जाते थे, खेती नहीं होती थी उतनी, मतलब खेती होती थी ऑफकोर्स, लेकिन उतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं होती थी, मतलब उतने ज़्यादा राइस या फिर प्रोडक्शन उतना नहीं होता था। आई गॉट इट। ओके। फिर आ जाता है हमारा, इसको पढ़ देते हैं, है ना। इनडेप्टेडनेस ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल। मैं रीड कर लिया हूँ, ठीक है। टिलर्स ऑफ द सॉइल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन ऑफ द owners of the soil during the British rule, while tillers of the soil confronted absolute poverty and accepted independence of their way of life. The owners of the soil include in okay, I got it। ओके। तो जो ब्रिटिश रूल के टाइम पर जब जो हमारे टिलर्स थे उन लोग ये कंफर्म किए थे कि वो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, एक्सेप्ट किए थे कि वो कितने ज़्यादा डेप्थ में हैं, कितना ज़्यादा उधार है उन पे, आई कैन से, है ना। और उनके जो रहने का तरीका है और जो ओनर्स हैं जो कि सॉइल के, वो हमारे कैसे रहते हैं और किस तरीके से दोनों का कंजम्पशन होता है। द टिलर्स ऑफ द सॉइल व्यूड एग्रीकल्चर मेरली एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। द ओनर ऑफ द सॉइल, तो जो हमारे टिलर्स रहते थे, मतलब जो हमारे फार्मर्स रहते थे, वो एग्रीकल्चर को किस नज़रिए से देखते थे? वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के नज़रिए से देखते थे। पैसे कमाने के चक्कर में वो नहीं रहते थे, वो रहते थे कि हमको भैया अपने परिवार का पेट पालना है, हमको चाहिए धान एंड चावल एंड ऑल। ठीक है, दाल। ठीक है। और उसके बाद द ओनर्स ऑफ द सॉइल व्यूड इट एज हेरिडेटरी सोर्स ऑफ इनकम विदाउट इन्वेस्टमेंट। और जो ओनर्स ऑफ द सॉइल थे, जो ज़मींदार थे, उनके लिए ये क्या था? एग्रीकल्चर उनके लिए था, ये एक सोर्स ऑफ इनकम था उनके लिए, ये एक पैसे कमाने का तरीका था बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। ज़मीन दे दो, पैसे आएंगे। ठीक है। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, ये मैं आपको बता देता हूँ। छोटे छोटे, फ्रेगमेंटेड मतलब क्या होता है, क्या लगता है आपको? बिखरे हुए। ठीक है। इधर उधर बिखरे हुए ज़मीन रहते थे, मतलब ज़मीन ऑफकोर्स इधर उधर ही रहते हैं बिखरे हुए, लेकिन जैसे होता है ना कि एक इंसान है उसका इतना बड़ा ज़मीन है, तो ऐसा नहीं होता था। एक इंसान है उसका छोटा छोटा बहुत सारा ज़मीन है। लैंड होल्डिंग्स वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड। ठीक है। छोटे भी रहते थे और फ्रेगमेंटेड भी रहते थे। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स मीन अ पीस हियर एंड अ पीस देयर। तो एक टुकड़ा ज़मीन का इधर है, एक टुकड़ा ज़मीन का उधर है। अकॉर्डिंगली मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक, यील्डिंग लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट। ठीक है। तो बहुत सारे जो लैंड होते थे वो बहुत कम इकोनॉमिक थे, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा इनपुट लगा के कम आउटपुट मिलता था, ज़्यादा पैसे लगाकर कम पैसा मिलता था। ओके। कम प्रोडक्शन मिलता था, कम ज़्यादा।
कम, हाँ, ज़्यादा पैसे लगा के कम प्रोडक्शन मिलता था। ओह माय गॉड! आप स्किप कर सकते हो। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू. It set up a triangular relationship among the government, the owner of the soil, and the tiller of the soil. This was popularly known as zamindari system of land revenue. The distinct features of the system were as these. तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम था वो इंडिया पर क्या एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करे थे, एक यूनिक सा सिस्टम इंट्रोड्यूस करे थे लैंड रिवेन्यू का, जो कि ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था। पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है कि किस तरीके से ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था, क्या होता है ज़मींदारी सिस्टम। आप चाहें तो जाकर उसका शॉर्ट समरी काइंड ऑफ वहाँ पर है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक यूनिक सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था लैंड रिवेन्यू का, जिसमें कि वो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाए थे। कौन कौन थे उसमें? ओनर ऑफ द सॉइल यानी कि ज़मींदार, टिलर ऑफ द सॉइल यानी कि खेती करने वाले किसान, पीजेंट्स, फार्मर। ठीक है, फिर था हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये तीनों की वजह से हमारा ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बना, जो कि पॉपुलरली नोन था किसके नाम से? ज़मींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू के नाम से। और उसके कुछ फीचर्स हैं यहाँ पर। तो द ज़मींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल। तो जो ज़मींदार्स थे वो वो क्या माने जाते थे? वो माने जाते थे परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल। वो उस ज़मीन के, जो कि उनका ज़मीन है, उसके परमानेंट ओनर माने जाते थे। द ज़मींदार्स वर टू पे अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रिवेन्यू। तो जो ज़मींदार्स थे उनको एक फिक्स पैसा देना पड़ता था, फिक्स अमाउंट देना पड़ता था, है ना, एक फिक्स सम देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज अ लैंड रिवेन्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पर टैक्स लग गया एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, द जमींदार्स वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल एज दे कुड। तो और जो हमारे ज़मींदार्स थे उनको फ्री, पूरी आज़ादी थी कि आपको जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, है ना, किसान भाई हैं, उनसे जितना पैसा निकलवाना है, जितने पैसे आपको लगवाने हैं, जितना प्रोडक्शन करवाना है, आप करा सकते हो, आप फ्री हो। ठीक है, द implications of the land revenue system were alarming for the farmers and the farming. Most importantly, अब आपने ये तो देख लिया कि ज़मींदार्स के साथ क्या होता था। अब हमारे जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे, जो हमारे फार्मर्स थे, जो हमारे पीजेंट्स थे, जो हमारे किसान भाई थे, उनके साथ क्या होता था? इट लेड टू अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल बाय ज़मींदार्स। और जो हमारा किसान होता था, मतलब जो ज़मींदारी सिस्टम था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल को, मतलब हमारे किसान भाई को। कौन कर रहे थे? ज़मींदार्स कर रहे थे। ज़मींदार किसानों को परेशान कर रहे थे। ठीक है, रेट्स ऑफ द लैंड रिवेन्यू वर फ्रिक्वेंटली राइज्ड बाय ज़मींदार्स विच लेड टू फ्रिक्वेंट इविक्शन ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल। तो ज़मींदार्स को क्या करना था? रेंट पे दे देना था अपना ज़मीन, और कह देना था कि आपको जितनी खेती करनी है करो, आप हमको इतना पैसा ला कर देना, हम ब्रिटिश को इतना देंगे, अपना खुद का इतना रखेंगे। अब आप बताओ, 10 रुपए का ज़मीन है, उसमें 5 रुपए का प्रोडक्शन वो कर पा रहे हैं, और आप उनसे चार्ज कर रहे हो 15 रुपए। कहाँ से कोई दे पाएगा? ठीक है, तो कुछ ऐसा ही होता था, ज़मींदार काफ़ी ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर लेते थे, जिसकी वजह से जो फार्मर्स होते थे, जो पीसेंट्स होते थे, जो किसान भाई होते थे, जो टिलर्स ऑफ द सॉइल होते थे, उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे। टिलर्स वर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबर्स। और जो टिलर्स रहते थे वो रिड्यूस हो गए, मतलब क्योंकि उनको खेती करनी थी, उनको घर चलाना था, इसलिए उनके जो छोटे छोटे अनइकोनॉमिक, क्या कह सकते हैं, फार्मिंग ना होने लायक जो लैंड होते थे, वो बेच देते होंगे, जिसकी वजह से उनके पास पैसा, ज़मीन बचते ही नहीं थे, और वो लैंडलेस लेबर बन जाते थे, दूसरे के खेत में काम करते थे। जो हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल होते थे, जो फार्मर्स होते थे, जो हमारे होते थे, कौन? हमारे पीजेंट्स होते थे, हमारे किसान भाई होते थे। अ लैंडलेस लेबर्स, द टिलर्स मेरली गॉट सबसिस्टेंस वेज इन काइंड। ठीक है, तो जो हमारे लैंडलेस लेबर्स रहते थे, यानी कि जो हमारे पीजेंट्स, हमारे फार्मर्स, हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल जो रहते थे, किसान भाई रहते थे, उनको बहुत कम वेजेस की तरह पैसे मिल जाते थे, टिलर्स ऑफ द सॉइल, मतलब उनको काफ़ी कम पैसे मिलते थे एज अ सबसिस्टेंस वेज, घर चलाने के लिए कुछ पैसा मिल गया कि आप खाओ पियो। ठीक है, backwardness of tillers as land laborers meant that they had no means and little interest in improving agriculture. और ये जो हमारे लैंडलेस लेबर्स जो थे, जो हमारे टिलर्स थे, किसान भाई थे, उनका बैकवर्डनेस इतना ज़्यादा था कि उनके पास
एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ साधन थे ही नहीं, कोई मीन्स था ही नहीं, ठीक है, और ना ही उनको इंटरेस्ट था, ठीक है। द जमींदार्स ऑन द अदर हैंड led a lavish life and spent all their revenues income on luxurious of lives. Improvement of agriculture was totally neglected. ठीक है, तो जो ज़मींदार रहते थे वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे, काफ़ी lavish लाइफ जी रहे थे, बहुत पैसे कमा रहे थे, बहुत अच्छे से जी रहे थे, एंड उन्हें जीने दो, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिफर्स टू शिफ्ट from cultivation for self-consumption to cultivation for the market. Following are some notable points in the context. तो अब ये फोर्स कमर्शियलाइजेशन क्या होता है एग्रीकल्चर का, ठीक है। फोर्स कमर्शियलाइजेशन वो ऐसा एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन करना होता है, मतलब कि कॉमर्स से आप क्या समझते हो, कॉमर्स से आप समझते हो बिजनेस, पैसा, ठीक है, और अकाउंट्स। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए जो हमारा एग्रीकल्चर पहले क्या होता था, सब्सिस्टेंस बेसिस पर होता था, लेकिन उससे ज़बरदस्ती किसानों से कहा जाता था कि नहीं, आप प्रोड्यूस करोगे तो आपको इसे बेचना पड़ेगा, आप अपने लिए नहीं रख सकते, काइंड ऑफ ऐसा होगा। आगे हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जिससे कि आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। Mention need to be made of cash crops such as cotton, jute, sugarcane, which had a high demand in the market were increasingly cultivated. ठीक है, तो उनको क्या मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि आप चावल दाल ही उगाओ, क्योंकि चावल दाल तो सब उगा रहे थे, तो उनको फोर्स किया जाता था कि आप ऐसे ऐसे क्रॉप्स उगाए, ऐसे किसानी करो, आप ऐसे फसल उगाओ जिससे कि हम पैसा कमा सकें। कैश क्रॉप्स उगाने हैं आपको, जिससे कि कैश आ सके, पैसा आ सके, चेक आ सके, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, कॉटन हो सकता है, ज्यूट हो सकता है, शुगर कैन, है ना। ये सारी चीज़ें जो थी ना वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड थी, है ना, और बहुत ही कम कल्टीवेट की जा रही थी, इसलिए उनको ज़्यादा फोर्स किया जाता था, उनको को इंक्रीज़ करने के लिए कहा जाता था, कह सकते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा कल्टीवेट होने लगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Farmers were forced to shift to commercial crops, indigo in particular, from the cultivation subsistence crops like rice and wheat. Reason indigo was required by the textile industries in Britain for dyeing bleaching of the textiles. So as I have said कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि किस तरीके से उन्होंने इंडियन के एग्रीकल्चरल सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट किया था। शुरू 2 वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं, उसमें मैंने आपको इंडिगो के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई है कि किस तरीके से उन्हें फोर्स किया जाता था। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो हमारा जो शिफ्ट था ना कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ, मतलब चावल दाल और वीट उगाने के बाद हम लोग को फोर्स किया जाता था, मतलब हम लोग को नहीं, फार्मर, उस समय के फार्मर्स, किसान, पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था, टिलर्स ऑफ द सॉइल, लैंडलेस लेबर्स, इतने सारे नाम हैं, तो उनको फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो उगाओ। क्यों इंडिगो उगाओ भाई, उससे तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी चले जाती है, आप चाहो तो गूगल कर लो। और इसीलिए वो नहीं उगाना चाहते थे, जो किसान होते थे वो नहीं उगाना चाहते थे इंडिगो, लेकिन उनको फोर्स किया जाता था। क्यों फोर्स किया जाता था, बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ब्रिटेन के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में उसकी ज़रूरत थी, है ना, डाइंग और ब्लीचिंग के लिए उन्हें चाहिए होता था, ठीक है। The farmers were either lured or forced to accept advance payments for the cultivation of indigo. It exposed the subsistence farmers to uncertainties of the market. तो जो फार्मर थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो एक्सेप्ट करें जितना पेमेंट उनको दिया जा रहा है एडवांस में, है ना, और करें इंडिगो। तो मतलब इंडिगो का कल्टीवेशन उनको ज़बरदस्ती कराया जाता था, पैसे दे देते थे, लेकिन बहुत मतलब ज़बरदस्ती करते थे। अब आप ही बताओ ना, अगर हम 10 साल किसी खेत में राइस उगा सकते हैं, वहीं अगर हम 2 साल इंडिगो उगा दें तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी चली जाएगी, उसके बाद हम कुछ नहीं उगा पाएंगे, तो कोई किसान क्यों उगाएगा, है ना। तो इसलिए उनको फोर्स किया जाता था, पैसे दे दिए जाते थे, लेकिन उनको फोर्स किया जाता था कि वो इंडिगो उगाएं। While earlier they would grow grain for their family consumption, now they needed cash to buy it from the market. But they could seldom have cash owing to their mounting indebtedness. Okay. Consequence: perpetual indebtedness of the farmers and perpetual stagnation of farming. ठीक है, स्टैगनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं शुरू में। क्या होता है, ये बहुत ही कम हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा धीरे हम ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस समय तो वो लोग क्या करते थे, पहले ग्रेन उगाते थे, क्रॉप्स उगाते थे जो कि वो खा सकते थे, दाल चावल और सब्जी और वीट, ठीक है, तो वो उगाते थे।
लेकिन अब क्योंकि वो इंडिगो उनको ज़बरदस्ती उगाना पड़ रहा है, इसीलिए उन्हें मार्केट से अब ये दाल-चावल तो खाएँगे ही ना, मतलब ऐसा तो है नहीं कि दाल-चावल व्हीट छोड़ देंगे। तो इसीलिए वो क्या करे, मार्केट से खरीदने चले गए। अब मार्केट में उन्हें ऑफ़ कोर्स अगर वो प्रोड्यूस करते हैं तो उनको ₹10 कॉस्ट लगता है, ठीक है? लेकिन जब वो खरीदने गए तो उनको ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब वो खरीदने जाते थे तो उन्हें महँगा पड़ता था और साथ ही साथ उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ भी था, डेब्ट में थे वो, और इसीलिए उनके पास वो करे तो करे क्या, मतलब खाना खाएँ कि डेब्ट चुकाएँ, ऐसा था। ब्रीफली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन एग्रीकल्चर वाज़ बोथ बैकवर्ड एज वेल एज स्टैगनेंट। तो जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो बैकवर्ड भी था और स्टैगनेंट भी था, मतलब कि ज़्यादा वाइब्रेंट भी नहीं था, नॉन वाइब्रेंट था, बहुत ही धीरे धीरे ग्रो कर रहा था या ग्रो कर ही नहीं रहा था, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड था। बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर सॉरी बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो जो हमारे एग्रीकल्चर का बैकवर्डनेस है वो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स से बताया गया है, आप चाहें तो देखिए, मतलब मैं बता देता हूँ आपको। लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी, जो हमारा प्रोडक्शन था उस समय वो काफ़ी कम था, प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी कम थी उन लोग की। फिर हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ओइंग टू ह्यूज डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, उनके पास कोई इरिगेशन फैसिलिटी थी नहीं, इसलिए वो पूरी तरह से डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, रेनफॉल के ऊपर, और किसी साल अगर नहीं हुआ तब तो भैया उनका नुकसान हो जाएगा ना। और ये हमारे ज़मींदार तो छोड़ेंगे नहीं हमारे टेलर्स को, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट भी नहीं छोड़ेगी ज़मींदार्स को, तो ये चेन चलता है। फिर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एक जगह पर मान लो 10 किलोमीटर का लैंड है ना, 10 किलोमीटर में आप बहुत सारा खाना, मतलब चावल दाल या फिर वीट उगा ले रहे हो, ठीक है। अब अगर आप ये इतना सारा चीज़ उगा ले रहे हो तो आप क्यों ना उगाओ वो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप 1-1 किलोमीटर के दायरे में आपका पूरा अलग-अलग जगह पे ज़मीन है, तो क्या आप सब जगह पर वीट उगा पाओगे या दाल उगा पाओगे या चावल उगा पाओगे? नहीं उगा पाओगे ना। और साथ ही साथ जो खेत के बगल-बगल में बॉर्डर्स होते हैं, तो उसमें भी कुछ लैंड तो जाता ही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता था। फिर स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। गल्फ तो जो स्टैग्नेशन था, जो हमारे इकोनॉमी का जो ग्रोथ था एग्रीकल्चर में, वो काफ़ी धीरे हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा था, और वो एक्सप्लेन किया गया है इन नीचे दिए गए तीनों पॉइंट्स पर। 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, तो ये तीनों पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। गल्फ बिटवीन द ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल, यहाँ पर हमारी लड़ाई हो रही थी किसकी, ओनर्स ऑफ द सॉइल यानी कि ज़मींदार्स पर, और टिलर्स ऑफ द सॉइल यानी कि हमारे लैंडलेस लेबर्स, किसान, पीजेंट्स, फार्मर एंड या दैट्स इट। फिर लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, ज़मींदारी सिस्टम था, है ना, जिसमें कि ज़मींदार को पैसे लेने पड़ते थे टिलर्स ऑफ द सॉइल फार्मर्स से, ठीक है, किसानों से। एंड फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ज़बरदस्ती उनसे एग्रीकल्चर में कैश क्रॉप्स उगाने के लिए कहा जाता था जिससे कि पैसे आ सकें, जैसे इंडिगो का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। फिर प्री ब्रिटिश एग्रीकल्चर, तो इसे पढ़ लेते हैं हम लोग, अब चाहें तो छोड़कर जा सकते हैं, ऑफ कोर्स यार, कभी भी जा सकते हो। प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर, बैकवर्ड स्टैग्नेशन एंड नॉन वाइब्रेंट एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, शार्पली कॉन्ट्रास्ट विद द प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर। तो जो हमारा स्टैग्नेंट और नॉन वाइब्रेंट एग्रीकल्चर था ब्रिटिश राज के टाइम पर, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट करता है ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर, मतलब जब ब्रिटिशर्स नहीं गए थे उस समय, ठीक है। फिर okay, I'm sorry na. Prior to the British Raj in India, rural India was described as a system of self-contained village communities. These village communities included farmers and the functionaries. तो जो ब्रिटिश राज का टाइम का इंडिया था, वो उसमें रूरल इंडिया के जो लोग थे ना, उनको डिस्क्राइब किया जाता था कैसे, सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटीज़ थी उनकी खुद एक गांव में रहते हैं, अपने परिवार की तरह रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, ठीक है। और उसमें विलेज के फार्मर्स भी थे, है ना, और किसान भाई वगैरह भी थे, और फंक्शनरीज भी थी। फिर द फार्मर्स वर एंगेज्ड इन क्रॉप फार्मिंग और कैटल फार्मिंग, वाइल द फंक्शनरीज वुड रेंडर एसेंशियल सर्विसेज लाइक दैट ऑफ ब्लैकस्मिथ्स, गोल्डस्मिथ्स, वॉशरमैन एंड शू मेकर्स। तो जो फार्मर्स थे वो पूरी तरह से एंगेज थे किसमें, क्रॉप फार्मिंग में या फिर कैटल फार्मिंग में कह सकते हैं, और उनका जो पूरा फंक्शंस था वो एसेंशियल सर्विसेज में था, जैसे ब्लैक स्मिथ का हो गया, गोल्ड
गोल्डस्मिथ का हो गया, वॉशरमैन का हो गया। तो ये जो फार्मर्स थे ना, क्रॉप फार्मिंग, कैटल फार्मिंग के अलावा भी जो फंक्शनरीज होती हैं उस पर थे, ठीक है। मतलब सिंपल सा डिफरेंस दिया गया है। जो फार्मर्स होते थे वो कौन होते थे, क्रॉप फार्मिंग करते थे और कैटल फार्मिंग करते थे, और जो हमारे फंक्शनरीज होते थे वो कुछ और काम करते थे, क्रॉपिंग नहीं करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं थे। वो या तो ब्लैक स्मिथ हो सकते हैं, गोल्ड स्मिथ हो सकते हैं, वॉशरमैन हो सकते हैं, या शू मेकर्स हो सकते हैं। फिर देयर वर नो इंटरमीडिएटरीज लाइक जमींदार्स बिटवीन द स्टेट एंड द फार्मर्स वुड पे लैंड रिवेन्यू डायरेक्टली टू द किंग, ठीक है। तो हमारा जो इंटरमीडिएटरीज जो थे हमारे ज़मींदार उस टाइम पर, वो अब चले गए थे और आ गए थे हमारे फार्मर को डायरेक्टली किंग को पैसा देना पड़ता था, ठीक है। फिर प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी वर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ in rural India. Thus, the French traveler Brenier described Bengal in 17th century as richer than Egypt, producing apply for self-consumption and exporting in abundance. ठीक है। तो जो हमारी प्रोस्पेरिटी थी, हमारी स्टेबिलिटी थी, वो हमारे रूरल इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक थी, हमारे की फीचर था। कैसे था? जो फ्रेंच ट्रैवलर थे ब्रेनियर, वो डिस्क्राइब कर रहे थे बंगाल को 17th सेंचुरी में कि वो इजिप्ट से ज़्यादा अमीर है, ठीक है। और वो प्रोड्यूस करता है सेल्फ कंजम्पशन गुड्स, मतलब खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, और साथ ही साथ ज़्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली तारीफ़ की गई है हमारी थोड़ी, ठीक है। फिर आ जाता है फोर्थ पॉइंट, जिसको पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चाहें तो शुरू के 2 वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप फोर्थ वाला टॉपिक भी देख सकते हैं इस वीडियो पर क्लिक करके। सो या दिस वॉज द इन्फो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।